बच्चों देखो, आपके सीबीएसई में जो क्वेश्चन नंबर 18 आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 19 आएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 19 आएगा बच्चों, और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आएगा, वो आएंगे इस तरह के असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा बच्चों, आपको पहले एक असर्शन दी जाएगी ए, उसके बाद एक उसका रीजन दिया जाएगा आर। ठीक है बच्चों, आपको पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़नी है और ये देखना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। फिर आपको इसका रीजन पढ़ना है, आपको ये देखना है कि क्या इसका रीजन ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। मीन्स पहले आपको ये स्टेटमेंट देखनी है पर्टिकुलर कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, और फिर ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस वाली एजर्शन का रीजन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एजर्शन दिया गया है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y minus 4 equal to 0 and 15x plus 25y minus 25 is equal to 0 is inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मतलब है बच्चों कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसका नो सॉल्यूशन होगा इसको हम कैसे चेक करेंगे? हम ऐसे चेक करेंगे a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। पहले हम इसको चेक करते हैं। a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई बच्चों? 3। a2 की वैल्यू क्या आई मेरे पास बच्चों? 15। b1 की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास? 5। b2 की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास? 25। c1 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू -25। तो देखो ये जब कैंसिल आउट होगा तो ये मेरा 1/5 आ जाएगा, ये जब कैंसिल आउट होगा ये भी मेरा 1/5 आ जाएगा, और ये मेरा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/25। इट मीन्स पहले दोनों तो मेरे इक्वल है और थर्ड मेरा इसके इक्वल नहीं है। तो मीन्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो मीन्स ये स्टेटमेंट तो मेरी ट्रू है, मैंने चेक कर लिया कि हाँ ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब मुझे चेक करनी है सेकंड, जो इसका रीजन दिया गया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स कि अगर मेरी दो इक्वेशन ऐसी होंगी, वो इनकंसिस्टेंट तब होगी जब हमारा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। मीन्स ये भी मेरा सही है, एज अ स्टेटमेंट तो ये भी बच्चों ट्रू है, सही है। अब मुझे ये देखना है कि जो ये रीजन दिया गया है, क्या इस वाली स्टेटमेंट का ये सही रीजन है? तो देखो बच्चों, हाँ ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये वाली बात हमारी ट्रू है। तो इट मीन्स ये जो मेरा रीजन है ये इस एजर्शन का रीजन बिल्कुल सही है। तो मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी स्टेटमेंट ए है, एजर्शन है, वो भी मेरा ट्रू है, जो स्टेटमेंट मेरा रीजन है वो भी मेरा ट्रू है, और जो रीजन है आर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेरी एक्सर्शन की। ठीक है बच्चों, देखो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ, जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास बच्चों तीन, सॉरी, चार ऑप्शन होंगे। वो चार ऑप्शन कौन कौन से होंगे देखो, ये होगा मेरा पहला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुझे ये बोलेगा कि एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। ये मेरा ऑप्शन ए होगा, हमेशा यही होगा बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 और 20 होगा उसमें आपको यही मिलेगा। जो ऑप्शन बी होगा बच्चों, इसमें मुझे मिलेगा कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड रीजन आर ट्रू। मीन्स ए एंड आर तो ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, और तीसरा मेरे पास जो ऑप्शन होगा कि एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, और चौथा ऑप्शन होगा एजर्शन फोर है बट रीजन ट्रू है। अब मैं आपको देखो बच्चों, जो हमने क्वेश्चन अभी सोल्व करा है, ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरा एजर्शन भी ट्रू है, मेरा रीजन भी ट्रू है, और ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन का।
तो इसका जो मेरा आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा जो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, वो मेरा इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन ए, क्योंकि एजर्शन और रीजन जो है ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट की बजाय सपोज करो मैंने रीजन में ये इनकंसिस्टेंट काट दिया, मैंने लिख दिया कि द पेयर ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 if a1y, और इसको मैंने नॉट इक्वल टू कर दिया बच्चों, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब आप मुझे इंडिविजुअली सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ के बताओ बच्चों, सिर्फ ये स्टेटमेंट, क्या ये ट्रू है? सर देखो आपने यही बताया था कि अगर a1 by a2 b1 by b2 के नॉट इक्वल हो तो वो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होती है, मीन्स ये इंटरसेक्टिंग पेयर है, तो इट मीन्स इंडिविजुअली ट्रू है बच्चों। तो ये ट्रू तो है, बट ये इस एसर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। तो ऐसे केस में अगर होगा तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों मेरा, जहां पे मेरा जो एसर्शन है और रीजन है वो इंडिविजुअली ट्रू तो है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। ठीक है बच्चों, तो मोस्टली बच्चों को ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही कंफ्यूजन रहता है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो एकदम क्लियर है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, आपका जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्टली ऐसे ही रहने वाले हैं बच्चों। चलो अब हम आते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से करवाऊंगा बच्चों, और इन डेप्थ आपको आंसर उसका खुद निकालना है, क्योंकि बहुत ही इजी है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मेरे पास ये दो पेयर है लीनियर इक्वेशन के, और अपना आंसर मुझे वेरीफाई करना है। तो पहला पेयर, पहली इक्वेशन क्या है मेरी, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 49x माइनस 14y इज इक्वल टू 35, और नीचे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो 14 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 प्लस 16, ये बच्चों कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 5, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 65x इज इक्वल टू 65x, 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट मीन्स मेरी x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 आ जाएगी। देखो ये कैंसिल आउट कैसे होता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 को जब मैं इसके नीचे लेके आऊंगा तो 65 डिवाइड बाई 65, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू 1 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। मैंने ये x की वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन में। तो देखो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 7 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 निकाल लिया हमने, माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू भी बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स मेरी x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो, देखो इसमें 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2, 5 आ गया ना बच्चों, ये मेरा आंसर है। आप इसमें पुट करके देख लो इसको, 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, 8 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, 15, इट मीन्स मेरा आंसर एकदम करेक्ट आया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपके लिए ये कुछ भी नहीं, आप इसको सॉल्व करना और आप आंसर्स को वेरीफाई भी करना अपने बच्चों, ये भी बहुत इजी है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको देखो बच्चों, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें एक पर्टिकुलर चीज लिखी है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एल्जेब्रिकली। इट मीन्स यहाँ पे आप अपना ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं कर सकते, या तो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा या फिर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा बच्चों। इन दो मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई के पेपर में पहले आ चुके हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। इसको भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, ये वाला जो मेरे पास पेयर आया है, क्वेश्चन आया है, इसमें ये बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व नहीं करना बच्चों, इसको हमें सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम फटाफट से इसको, मैं आपको दो पॉइंट्स बता दूंगा, फिर उसके बाद आप ग्राफ खुद ड्रॉ करना बच्चों। जो मेरी पहली इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 के लिए मेरे को क्या करना है बच्चों, अपने दो पॉइंट्स बनाने हैं, x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ बच्चों, 0 मैंने पुट करा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -2। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -2। y की वैल्यू -2 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ बच्चों, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 1 -2, 2 -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए इस इक्वेशन के, एक तो 0 कोमा -2 और एक आ जाएगा 1 कोमा 0। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही मुझे सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करनी है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4x एंड y इज इक्वल टू, दोनों साइड में जब -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, जैसे इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, तो -1। तो मेरे क्या होगा, सिंपली बस साइंस चेंज आए हैं बच्चों, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, दो पॉइंट्स लेने हैं, x एंड y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ बच्चों, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, 0। तो यहाँ से मेरे जो दो पॉइंट्स आए बच्चों, वो देखो क्या है, 0 कोमा -4 एंड 1 कोमा 0। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ग्राफ में प्लॉट करना है और फिर दोनों लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है बच्चों। हालांकि मैं आपका आंसर यहीं से देख के बता सकता हूँ कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखो ये जो दो कॉमन पॉइंट्स है ना, 1,0 एंड 1,0, ये एक ही पॉइंट है। ग्राफ में जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये एक ही पॉइंट आएगा, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके वेरीफाई करके देख लो बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस भी बच्चों देखो सेम क्वेश्चन है, ग्राफिकल मेथड से ही हमें सॉल्व करना है, तो जो हमने पीछे करा है वो सेम आपको रिपीट करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आप, लेकिन इसमें आपको पास फ्रीडम है, आप जिस भी मेथड से चाहो ना बच्चों। मींस देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ब्रॉडली तीन मेथड है। उसमें से पहला जो है हमारा, वो ग्राफिकल मेथड है। दूसरा जो है हमारा एल्जेब्रिकल मेथड है। जो एल्जेब्रिकल मेथड है, इसमें फर्दर हमारे पास दो मेथड है बच्चों, एक तो सब्स्टिट्यूशन है और एक हमारा एलिमिनेशन है। तो जब आपके पास फ्रीडम हो कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो बच्चों मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व ना करो, क्योंकि ये बहुत लेंथी मेथड है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, या फिर अगर पॉसिबल है तो एलिमिनेशन मेथड को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो बच्चों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है और आपके पास एग्जाम में दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम बच जाएगा। बट जैसे ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है, हमें सिर्फ ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। आप इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मैथ अच्छा होगा बच्चों। इस वीक इस वाले क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, मैं चेक करता हूँ, मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा, A1/A2 निकालना पड़ेगा, B1/B2 निकालना पड़ेगा और C1/C2 निकालना पड़ेगा। A1 क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, 5/-10, इट मीन्स -1/2। B1 क्या आ जाएगा बच्चों, -3/6,
-1/2 और C1 क्या आ जाएगा 11/22 इट मीन्स 1/2। तो देखो -1/2 ये तो इक्वल है बट -1/2 +1/2 के इक्वल नहीं होता बच्चों। तो इट मीन्स मेरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये मेरा कब होता है जब पैरेलल लाइंस होती हैं और ये इनकंसिस्टेंट होती हैं बच्चों। मीन्स इसमें हमारा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सॉरी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि मेरा एक यूनिक सॉल्यूशन आए बच्चों। तो देखो हमें सिंपली क्या करना है, मुझे बस ये चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या कंडीशन थी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है बच्चों, A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, यहाँ से मैंने ली। A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 इज नॉट इक्वल टू K अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, सपोज करो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 6 इंटू 3 अपॉन में 2 इज नॉट इक्वल टू K। अब इस बात को ध्यान रखना है, ये इज नॉट इक्वल टू है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे K इज नॉट इक्वल टू 9 मीन्स K की वैल्यू सिर्फ 9 नहीं हो सकती बच्चों। 9 को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू लो। सो मैं K की वैल्यू अगर 8 लूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा, K की वैल्यू अगर मैं 10 लूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा, 11 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो बच्चों, लेकिन आपको K की वैल्यू बस 9 मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू लोगे K की तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे सोल्यूशन में हम यही लिखेंगे कि एनी वैल्यू ऑफ K एक्सेप्ट 9। और एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल 8, 10, 11, 12 आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन विद y एक्सिस। देखो बच्चों, जब आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करोगे तो सपोज करो आपकी ऐसी लाइंस आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। ये मेरी दो लाइन आ गई बच्चों, लाइन 1 और ये जो मेरी आ जाएगी लाइन नंबर 2। तो अब देखो इसने क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन एंड रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। मींस इन दोनों लाइंस के बीच में और y एक्सिस ये वाला, ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली और ये वाला, दो लाइंस इनके बीच में जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना है बच्चों। देखो इसको ना मैं बच्चों आपको आप कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि हमें एरिया कैसे निकालना है। बट आपको ये याद होना चाहिए कि आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इतना आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे कि ये एरिया हमने निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, बाकी सोल्व आप इसको कर ही सकते हो ग्राफिकली। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डज द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन दिस इज दिस एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। देखो बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, आप इसको खुद ट्राई करना। देखो ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है बच्चों, आप इजीली कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए ये चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था जहाँ पे x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी था बच्चों। देखो मैंने क्या करना है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मेरा x एक्सिस है और ये जो है मेरा y एक्सिस है। यहाँ पे मेरी x की वैल्यू देखो बच्चों, इधर तो जो मेरी x की वैल्यू होंगी राइट साइड में, इस साइड x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होंगी और इस साइड x की वैल्यू मेरी नेगेटिव होंगी। ऐसी y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी और नीचे हमारी जो y की वैल्यू होगी बच्चों वो नेगेटिव होगी। अब देखो उसने मुझे क्या बोला है, x इक्वल टू 3
ये मेरी पहली इक्वेशन है, 1 2 3। तो x इक्वल टू 3 की जो बच्चों मेरी लाइन आएगी ना, वो ऐसे वाली लाइन आएगी, ये लाइन, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है बच्चों, ये लाइन मेरी आएगी इक्वेशन नंबर x इज इक्वल टू 3। क्योंकि इस लाइन पे ना आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट उठा लो, वहां पे x की वैल्यू 3 रहेगी हमेशा। y की वैल्यू देखो चेंज हो सकती है, बट x की 3 रहेगी। और ये जो लाइन है ना x इक्वल टू 3, ये मेरी पैरेलल होगी y एक्सिस में। ठीक है बच्चों, अब ऐसे मुझे y इक्वल टू -4 निकालना है, -1 -2 -3 एंड -4। अब मुझे क्या करना है, अपना जादुई स्केल लेना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। अब देखो, ये जो इक्वेशन आई है मेरी, ये आई है y इज इक्वल टू -4 की बच्चों। और ये जो लाइन है, इसकी हर एक लाइन, हर एक पॉइंट पे मेरी y की वैल्यू जो है वो -4 है बच्चों, कहीं भी चेक कर लो आप। और ये मेरी लाइन पैरेलल है x एक्सिस के। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि ये लाइन किसके पैरेलल होगी। अब मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला, ये मेरा आंसर होगा। अब इस पॉइंट पे मुझे ये बताओ x की वैल्यू क्या है। आप बोलोगे सर x की वैल्यू तो 3 है, क्योंकि ये इस पॉइंट, इस लाइन पे लाई करती है x इक्वल टू 3। अब ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि y की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे y की वैल्यू सर है -4, क्योंकि इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट है, इसका मेरा जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, वो आएगा 3 एंड -4। इट मीन्स मेरा जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो है x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। ये मेरा इक्वेशन है बच्चों, सॉल्यूशन है। तो फटाफट से आपको इसको एक बार रिमाइंड करवाता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमें क्या करना होगा बच्चों, पहले हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। x इक्वल टू 3 हमारी बच्चों देखो ये वाली लाइन आएगी, जो ये वाली लाइन है, ये x इक्वल टू 3 आएगी, क्योंकि इसकी हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है। और y इक्वल टू -4 मेरी ये वाली लाइन आएगी, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू -4 है। तो जो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू तो 3 है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन यही थी x की वैल्यू 3। और y की वैल्यू -4 है, क्योंकि ये दूसरी वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 3 एंड -4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों कुछ कुछ वैसा ही है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। बट इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो देखो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे x इक्वल टू 0, तो मतलब क्या आएगा बच्चों, x इक्वल टू 0 मीन्स ये वाली जो लाइन है y एक्सिस, जो ये y एक्सिस है बच्चों, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने अपना x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ करे बच्चों। तो देखो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है बच्चों, x इक्वल टू 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मीन्स जो ये पूरा y एक्सिस है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, और जो y इज इक्वल टू -7, ये मेरा यहाँ पे आएगा समवट, यहाँ पे जहाँ पे y की वैल्यू जो है मेरी -7 होगी। तो इस इक्वेशन का मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, 0, -7। तो इट मीन्स ये जो मेरी इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, इसका हमारे पास आंसर है। और वो जो सोल्यूशन है वो ये है x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। ये अपने आप में एक सोल्यूशन है बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा एग्जैक्टली सेम है, ये भी सेम है। हाँ जी बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मुझे दो लीनियर इक्वेशन दी, हैज़ इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मुझे क्या बोला कि ये जो दो इक्वेशन है इनके इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, है। तो बच्चों मुझे सबसे पहले बताओ, इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है बच्चों, a1 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे यहाँ पे 2, a2 की वैल्यू क्या है बच्चों 2a, इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू क्या है बच्चों a प्लस
बी इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है 7/28। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखूँगा, मीन्स अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और B1/B2 C1/C2 के इक्वल है, तो इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि जो मेरा A1/A2 है वो मेरा C1/C2 के इक्वल है। देखो बच्चों, है तो ये तीनों ही इक्वल आपस में। तो मैंने क्या करा, पहले इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा, तो मेरे पास क्या आएगा 2/2A इज इक्वल टू 7/28। मैं इसको जब कैंसिल करूँगा तो ये मेरा 1/4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/A इज इक्वल टू 1/4। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, A इज इक्वल टू 4। तो देखो A की वैल्यू तो मेरे पास 4 आ गई बच्चों। ठीक है, अब मैंने A की वैल्यू जो 4 है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी, तो मेरे पास क्या आएगा 3/4 प्लस B इज इक्वल टू 7/28। कैंसिल आउट करेंगे 1/4 आएगा। तो अब मुझे इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 3 × 4 इज इक्वल टू 4 प्लस बी। 3 × 4 क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 प्लस बी। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि मेरी जो बी की वैल्यू है वो आएगी बच्चों 8। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू 8। ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। और देखो, हमें वैल्यू निकालनी भी यही थी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बार इसको दोबारा से डिवाइड कराता हूँ। मेरे पास दो इक्वेशन दी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, और मुझे पता था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर होंगे तो A1/A2 हमारा B1/B2 के और C1/C2 ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख करा, मैंने लिखा A1/A2 तो 2/2A। ठीक है बच्चों, फिर B1/B2 3/A प्लस B, ये वाला, फिर C1/C2 7/28। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैंने क्या करा, A1/A2 जो है उसको इक्वल रखा C1/C2 के, क्योंकि तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 2/2A इज इक्वल टू 7/28। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 4। मैंने क्या करा, जो A की वैल्यू 4 आई है ये इस वाले पार्ट में पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4 प्लस B, और ये मेरा इक्वल टू है 7/28। 7/28 जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो B की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। तो इट मीन्स मेरा A की वैल्यू तो 4 है और B की वैल्यू मेरे पास 8 है। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन। चलो बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। बस आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, बाकी आपको भी मैंने करवाई रखे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखो बच्चों, अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों। इनको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2 and the sum of the greater number and twice the smaller number is 13. फाइंड द नंबर्स। मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले मान लिया लेट जो मेरा लार्जर नंबर है इक्वल टू x है और जो मेरा स्मॉलर नंबर है वो इक्वल टू y है। ठीक है बच्चों, तो उसने बोला हाफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, मीन्स जो इनके बीच में डिफरेंस है और इसका जो हाफ है। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस आ जाएगा x माइनस वाई, और इसका हाफ के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 2। ठीक है, ये तो मेरी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मैं 2 को इधर ले जाता हूँ, तो मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दूसरी इक्वेशन में क्या बोलता है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर मीन्स x प्लस एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो मुझे y का लेना पड़ेगा 2y, क्योंकि इसने लिखा है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 13। तो इट मीन्स x प्लस 2y की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 13। ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। पहली वाली जो इक्वेशन है बच्चों, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अगर मैं y को इधर मूव कर दूँ तो बस अब मुझे जो ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 13। इट मीन्स y प्लस 2y क्या आ जाएगा 3y।
और जो ये मेरा +4 है इसको मैं इक्वल टू के इधर मूव कर देता हूँ, इज इक्वल टू 13 - 4। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 - 4 क्या होता है, 9 डिवाइड बाय 3। तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। और जब y की वैल्यू 3 आई है तो x क्या था मेरा, देखो बच्चों यहाँ से 4 + y, इट मीन्स 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी 7। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा आंसर इसका। एक नंबर मेरा जो स्मॉलर नंबर है वो 3 है और लार्जर नंबर जो है वो मेरा 7। चलो दोबारा से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2 एंड द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फाइंड द नंबर्स। मैंने क्या मान लिया बच्चों कि जो मेरा लार्जर नंबर है वो तो x है और स्मॉलर नंबर मेरा y है। तो उसने पहली इक्वेशन में क्या बोला, हाफ द डिफरेंस। पहले मैंने डिफरेंस देखा, x - y मेरा डिफरेंस होगा। बच्चों इसको हम x - y ही लिख सकते हैं, y - x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही मान रखा है कि जो मेरा लार्जर नंबर है वो मेरा x है और स्मॉलर नंबर जो है मेरा वो y है। तो इट मीन्स बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे। तो x - y अपॉन में 2, क्योंकि इसका हाफ करना है, इज इक्वल टू 2। तो मैंने जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा तो मेरा आ गया x - y इक्वल टू 4। मैंने क्या करा, y को जो y है इसको राइट साइड में मूव करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 + y। अब आ जाओ बच्चों सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर। जो ग्रेटर नंबर है वो मेरा x है प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है मेरा y, तो ट्वाइस हो जाएगा 2y इज 13 इज इक्वल टू 13। तो x + 2y की वैल्यू मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगी 13। मैंने ये भी लिख लिया यहाँ पे x + 2y इज इक्वल टू 13। अब जो x की वैल्यू आई है मेरी फर्स्ट इक्वेशन से, मुझे इस इक्वेशन को डालना है सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 4 + y + 2y ये वाला इज इक्वल टू 13। तो y + 2y 3y इज इक्वल टू 13। इसको हम राइट साइड मूव कर देंगे 4 को, तो ये आ जाएगा 13 - 4। 13 - 4 क्या आएगा बच्चों मेरा 3। और जब मैं y इस 3 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से, 9/3, क्योंकि राइट साइड में मूव करेंगे ना, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9/3 इज इक्वल टू 3। तो मीन्स मेरा जो स्मॉलर नंबर है वो तो 3 आ गया। अब लार्जर नंबर निकालने के लिए मेरे पास ये इक्वेशन थी x इक्वल टू 4 + y, जो मैंने यहाँ पे निकाला था। तो इसमें क्या करना है, y की वैल्यू 4 + 3 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। इट मीन्स जो मेरा लार्जर नंबर है बच्चों वो है मेरा, तो f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास 40 ईयर्स। तो मीन्स एज ऑफ फादर जो है मेरी वो 40 ईयर्स है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये वाला क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको इक्वेशन बना दूंगा, उसके बाद सॉल्व आपको खुद करना है। देखो 7 चेयर एंड 4 टेबल फॉर अ क्लासरूम टुगेदर कॉस्ट 7,000 एंड 5 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 5080 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने जो चेयर है उसकी कॉस्ट को तो मान लिया, लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, हर एक चेयर की जो कॉस्ट है वो मैंने मान ली C है। और जो कॉस्ट ऑफ ईच टेबल जो है बच्चों वो मैंने मान ली T है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर एक चेयर की कॉस्ट C है तो 7 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 7C। और ऐसे ही अगर एक टेबल की कॉस्ट T है तो 4 टेबल की हो जाएगी 4T। और ये मेरी किसके इक्वल है, ये मेरी इक्वल है 7,000 रुपीज़ के। ऐसे ही अगर एक चेयर की कॉस्ट C है तो 5 चेयर की हो जाएगी 5C। ऐसे ही अगर एक टेबल की T है तो 3 टेबल की हो जाएगी 3T। और ये मेरे इक्वल है 5080 के। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ मेरा ऐसा ही है। यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, चेयर को C मान लूँगा और टेबल को T मान लेंगे। तो 5 चेयर 5C, एक टेबल 1T इज इक्वल टू 1750। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जो 4 चेयर हैं 4C प्लस 3 टेबल हैं 3T, ये आ जाएगी मेरी 1950। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या है, जो पहली वाली इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा मेरा 15C प्लस 3T इज इक्वल टू 1750 को 3 से करना है। 15 1 7 2 21 22
5250, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट जाएगा। -11C इज इक्वल टू माइनस, इसमें से 1950 माइनस करना है 0, यह आ जाएगी 3300, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 3300 अपॉन में 11, इट मीन्स 300। ठीक है बच्चों, तो एक चेयर की कॉस्ट आ जाएगी 300। अब मैं इस इक्वेशन में 300 को पुट करता हूँ, तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी आएगी, 5 × 300 प्लस टी इज इक्वल टू 1750, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1750 माइनस 1500 इज इक्वल टू 250। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे सर कॉस्ट ऑफ जो चेयर आई है वो तो आई है 300 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ जो टेबल आई है वो आई है 250 रुपीज़, जो कि हमारा आंसर है बिल्कुल गलत। ये गलत इसलिए बच्चों, वैसे तो ये ठीक है, बट गलत इसलिए उसने क्वेश्चन में पूछा व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स एंड 10 टेबल। तो मुझे वैल्यू जो बतानी है वो इसकी बतानी है 10C + 10T की। ठीक है, मुझे सिर्फ C और T की वैल्यू नहीं बतानी बच्चों। तो 10 × एक चेयर की कॉस्ट 300 है, प्लस 10 × एक टेबल की कॉस्ट 250 है, तो ये आ जाएगा 3000 प्लस ये आ जाएगा 2500, ये आंसर मेरा आ जाएगा 5500। तो ये आंसर आपको लिख के आना है बच्चों। बस आपको इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि आपको जो कॉस्ट पूछी गई है वो 10 चेयर और 10 टेबल की पूछी गई है, ना कि एक चेयर की। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।